जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं फार्म मैनेजमेंट के अंदर एक नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और उस नियम का नाम है उत्पत्ति का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो नियम होता है ये नियम क्या कहता है और इस नियम से जुड़ी हुई जो भी तथ्यात्मक जानकारी है वो सारी की सारी हम देख लेते हैं। उसके बाद में फिर हम इस डायग्राम को समझेंगे, जिससे पूरा का पूरा आपके ये जो नियम है इससे संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो चाहे या फिर हमारे सेमेस्टर एग्जाम हो, उसके अंदर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न की। ये जो नियम होता है इस नियम के कुछ उपनाम भी होते हैं, वो हमें याद रखना है। ठीक है ना। इस नियम के यदि हम बात करें उपनाम की, सबसे पहले हम बात करते हैं इस नियम के कुछ उपनाम, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको यह उत्पत्ति का नियम नाम ना देके कुछ और नाम से ये नियम पूछ ले, तो वो बात एक ही है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है ना। ये जो उत्पत्ति का जो नियम होता है इसी को हम परिवर्तनशील, इसी नियम को किस नाम से जाना जाता है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसी नियम को हम, ये जो नियम होता है इसी को हम हासमान, इसी नियम को हम हासमान उत्पत्ति का नियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसी को हम हासमान उत्पत्ति का नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और ये जो नियम होता है इसी नियम को हम कारक उत्पाद संबंध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। जिसको हम इंग्लिश में इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। यानी कि ये जो कारक उत्पाद संबंध होता है, ये संबंध क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी भी उद्योग को स्थापित करते हैं और उसके दौरान जो भी उत्पादन प्राप्त होता है तो उसके लिए हम कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। तो 3 प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। पहला होता है कि कैसे उत्पादन हो, या फिर हम बात करें कि कितना उत्पादन होगा, जो भी हमने इंडस्ट्री लगा रखी है उससे कितना उत्पादन होगा। दूसरा इसके अंदर निर्णय आता है कि हम जो उत्पादन करने वाले हैं वो कैसे उसका उत्पादन करें, किसी भी चीज़ का या किसी भी गुड्स का। और लास्ट वाला जो आता है वो हम कैसे उत्पन्न करें। तो ये 3 निर्णय लिए जाते हैं। उन निर्णय की जो व्याख्या की जाती है उनमें से जो हमारा पहला जो निर्णय होता है कि हम कितना उत्पादन करें, तो उसके लिए उस निर्णय की व्याख्या करने के लिए हम जिस संबंध का उपयोग करते हैं उस संबंध का नाम है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। इसको हम फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के भी नाम से जानते हैं। ये जो होता है इसी का दूसरा नाम होता है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। फैक्टर और इनपुट का दोनों का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सेम होता है और आउटपुट और प्रोडक्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सेम होता है, ये याद रखिएगा। तो ये हमें इस नियम से संबंधित जो अन्य जानकारी है वो याद रखनी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो नियम होता है ये क्या बताता है, क्या है, वो हमें याद रखना है। तो ये जो उत्पत्ति का जो नियम होता है यह क्या बताता है वो हमें पता होना चाहिए। ये क्या बताता है? तो यह नियम यह बताता है कि यदि हम इनपुट में इनपुट की संख्या, यदि इनपुट की जो संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं? कम करते हैं या फिर इसको हम बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये नियम क्या बताता है? यदि हम इनपुट की जो संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं? कम करते हैं या फिर बढ़ाते हैं। अब इनपुट कौन कौन सा हो गया? जैसे हम बात करें फर्टिलाइजर हो गया, सीड हो गया, हम इसके अतिरिक्त बात करें इंसेक्टिसाइड हो गया हमारे, इसके अतिरिक्त बात लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सारे के सारे हमारे इनपुट होते हैं। तो हर चीज़ के अंदर हम कभी तो इनपुट की संख्या को कम करते हैं और कभी बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। तो उसके दौरान इनपुट की संख्या को कम करने या फिर बढ़ाने पर आउटपुट में जो अंतर आता है,
वो यही बताता है। ये जो नियम होता है क्या बताता है कि हमने इनपुट की संख्या जो थी कम या ज़्यादा की तो उसके दौरान जो आउटपुट में जो अंतर आता है, ये फिर क्या अंतर आया है कि उत्पादन अधिक हुआ, कम हुआ, या फिर सीमांत हुआ, या फिर बराबर हुआ, या फिर हम नुकसान में चल रहे हैं। तो वो जो सारा का सारा जो चीज़ बताता है वो कौन सा नियम बताता है, वो हमें उत्पत्ति का नियम बताता है। ये हमें इस नियम से संबंधित जो तथ्यात्मक जानकारी होती है वो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ के अंदर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे टीपीपी होगा, एपीपी होगा, एमपीपी, इनके बारे में हम समझ लेते हैं। उसके बाद में हम इस पूरे का पूरा जो ग्राफ है इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके अंदर ये जो टीपीपी, एमपीपी ये शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं जो बताने वाला हूं। जब कभी भी हम कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो इंडस्ट्री के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिसको हम गुड्स के नाम से जानते हैं। अब वो जो प्रोडक्ट होता है वो 3 तरह का प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो सकता है। तो कौन कौन सा होता है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो उत्पाद, किसी भी इंडस्ट्री के हमें अंदर 3 तरह का उत्पाद प्राप्त हो सकता है। एक तो हो सकता है हमें कुल उत्पाद, एक तो हमें प्राप्त होता है कौन सा उत्पाद, कुल उत्पाद। ध्यान से सुनिएगा, कुल उत्पाद। दूसरा उत्पाद प्राप्त होता है हमें औसत उत्पाद। एक हमें प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है, औसत उत्पाद। और नंबर तीसरा जो प्राप्त होता है, तीसरा प्राप्त होता है सीमांत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, ठीक है ना। कुल उत्पाद होता है जिसको हम इंग्लिश में टोटल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टोटल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। औसत उत्पाद जो होता है इसको हम एवरेज प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और सीमांत उत्पाद जो होता है इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो टीपीपी, एपीपी और एमपीपी जो शब्द लिखा हुआ है ये और कुछ नहीं है। टीपीपी का शाब्दिक अर्थ होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हम इन शॉर्ट टीपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। टीपीपी कहो या फिर टीपी कहो बात एक ही है, या फिर एपीपी कहो, एपी कहो बात एक ही है, या फिर एमपीपी कहो या फिर एमपी कहो बात एक ही है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनका परिभाषा क्या होती है। तो इनकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहला टर्म आता है हमारे कुल उत्पाद। कुल उत्पाद की परिभाषा क्या होती है, तो हमने जितना इनपुट काम में लिया है, चाहे हमने 4 इनपुट काम में लिया है, 5 इनपुट काम में लिया है, चाहे फिर 1 इनपुट काम में लिया है, जितना हमने इनपुट काम में लिया है उसका उपयोग होने के बाद में जितना टोटल कुल हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, कुल उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुल उत्पाद कहा जाता है। यानी कि जितना इनपुट काम में लिया है उससे जो आउटपुट प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, हमारे कुल उत्पाद के नाम से जानते हैं, जिसको हम टोटल प्रोडक्ट के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरा आता है औसत उत्पाद। औसत उत्पाद क्या होता है कि जो हमारा कुल उत्पाद होता है उसमें हम इनपुट का भाग लगा देते हैं, तो जो उत्पाद बचता है वो क्या कहलाता है, हमारे औसत उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत उत्पाद के नाम से जानता है। ये परिभाषा लिख लीजिएगा, यहाँ पर बोर्ड में थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं आपको केवल बोलकर बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पर सारी चीज़ बताई जाती है आपको। तो औसत उत्पाद किसे कहते हैं, आउटपुट, जितना आउटपुट प्राप्त होता है उसमें यदि हम इनपुट की संख्या का भाग लगा देते हैं तो उसके बाद में जो उत्पाद आता है वो क्या आता है, हमारे औसत उत्पाद। सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा आती है वो आती है हमारे एमपी की आती है। किसकी आती है, जिसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा इसकी परिभाषा। कोई भी इनपुट है हमारे पास में, ठीक है ना। मान लीजिए हमने फर्टिलाइजर काम में लिया था, फर्टिलाइजर की पहले हम केवल 2 डोज काम में ले रहे थे, लेकिन अब और हमने क्या किया, उसमें हमने फर्टिलाइजर की 1 यूनिट और उसके अंदर ऐड कर दी। तो इनपुट में 1 यूनिट ऐड करना, किसकी ऐड करना, तो किसी भी अन्य इनपुट की। जो हम पहले इनपुट काम में ले रहे थे उस इनपुट के अंदर 1 यूनिट और ऐड कर देते हैं। इनपुट में 1 यूनिट ऐड करने पर, इनपुट में 1 यूनिट ऐड करने पर जो आउटपुट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है उससे एमपी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। यानी कि पहले हमने 2
यूनिट काम में ले रहे थे फर्टिलाइजर की इनपुट के रूप में, अब हमने क्या किया, 1 यूनिट और ऐड कर दी उसके अंदर। उसके बाद में 3 टोटल इनपुट हो गए हमारे पास में, या फिर 3 इनपुट की यूनिट हो गए हमारे पास में। अब उसके दौरान उपयोग में लेने के बाद में जो आउटपुट हमको मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, एमपीपी या फिर एमपी के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में सीमांत उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो ये प्रमुख 3 शब्द होते हैं उत्पाद से संबंधित जो हमारे यहाँ पर कवर होते हैं। अब इन तीनों को हम इस ग्राफ के अंदर समझेंगे कि किस किस दशा में क्या क्या परिवर्तन होता है, कब हमें अधिक मुनाफा होगा, कब हम लॉस में रहेंगे, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना। तो इसको भी यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम इनको इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। इस ग्राफ को अब हम समझते हैं अच्छे से। इस ग्राफ को यदि हम अच्छे से समझें तो इधर ध्यान से देखिएगा साथियों। इस ग्राफ के अंदर आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही है। जो ऊपर वाली जो लाल लाइन है ये किसकी लाइन है, कुल उत्पाद की लाइन है। और बीच वाली जो काली वाली जो लाइन है ये किसकी लाइन है, सीमांत उत्पाद की है। और ये जो आपको लाल कलर के अंदर जो डैश डैश वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं औसत उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यानी कि इस लाइन पे जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो कौन सा उत्पाद होगा, हमारा औसत उत्पाद होगा। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा जो टीपीपी है इसको हम समझते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस था, इस एक्स एक्सिस पर हमने इनपुट को दर्शाया है और वाई एक्सिस पर हमने किसको दर्शाया है, आउटपुट को दर्शाया है। और जो हमारा जो पहले जो उत्पाद था वो बिल्कुल जो भी हमारा आउटपुट था वो कितना था, 0 था। अब जैसे जैसे हमने क्या किया, इसमें इनपुट की संख्या को हम बढ़ाते गए। पहले हमने यहाँ तक बढ़ाया इनपुट की संख्या, फिर यहाँ तक बढ़ाया, फिर यहाँ तक बढ़ाया। तो अल्टीमेटली हम इनपुट की संख्या को क्या करते गए, बढ़ाते गए। तो उसके दौरान क्या हुआ, जो आउटपुट था उसकी मात्रा में भी क्या होता चला गया, वृद्धि होता चला गया। यानी कि हमने इनपुट की संख्या को बढ़ाया, इनपुट की मात्रा को बढ़ाया, तो उससे हमें आउटपुट भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो अब हम कब तक ये अधिक मात्रा में मिलता है, तो जो बिंदु ए जो होता है, इस बिंदु ए तक हमें क्या प्राप्त होता है, जो उत्पाद जो होता है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम बिंदु ए की बात करते हैं। सबसे पहला जो हम बात करते हैं बिंदु ए की। ठीक है ना। हम सभी बिंदु को अलग अलग देखेंगे ताकि आपको भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है ना। बिंदु ए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बिंदु ए की। ये जो बिंदु ए होता है इसका एक विशेष नाम होता है, इस बिंदु का भी एक विशेष नाम होता है, ये याद रखिएगा। इस बिंदु को हम इनफ्लेक्शन पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इनफ्लेक्शन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इस इनफ्लेक्शन पॉइंट पर क्या क्या घटना घटित होती है इस ग्राफ के अंदर, वो हमें समझना है। तो हम बात करें इन्फ्लेक्शन पॉइंट ए पर क्या होता है, तो जैसे जैसे हम इनपुट की संख्या को बढ़ाते जाते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है, जिसको हम उत्पाद कह रहे हैं, वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर जो होता है, इस पर जो होता है वो जो उत्पाद जो बढ़ता है, उत्पाद फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हमने इनपुट डाला तो उत्पाद ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है। तो उत्पाद जो होता है वो किस दर से बढ़ता है, तो बढ़ती दर से बढ़ता है। जो उत्पाद जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन किस दर से बढ़ता है, तो बढ़ती दर से बढ़ता है। और किस पॉइंट पर बढ़ता है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर बढ़ता है। ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। अब इसी पॉइंट पर हमें और दूसरी चीज़ देखनी है, एमपीपी को देखना है। एमपीपी को क्या देखना है कि एमपीपी जो होता है वो, यानी कि हम जैसे जैसे इनपुट की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारा जो एमपीपी जो होता है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसमें उत्पाद जो होता है वो कैसी दर से बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है। दूसरा इसके अंदर हमारा पॉइंट हो जाएगा, इसके अंदर जो एमपीपी जो होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। एमपीपी जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर बढ़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। एमपीपी जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर बढ़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो एमपीपी जो होता है किस बिंदु तक बढ़ता है, तो ये जो एमपीपी जो होता है वो बिंदु ए तक बढ़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो प्रश्न आ सकता है कि जो एमपीपी जो होता है वो किस बिंदु पर सर्वाधिक होता है, तो जो बिंदु जो ए होता है इस पर सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट था बिंदु ए से संबंधित वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। पहला क्या था, इसके अंदर इनपुट हमने बढ़ाया था तो उत्पाद भी बढ़ा था। तो उत्पाद जो बढ़ा था वो किस दर से बढ़ा था, तो बढ़ती दर से बढ़ता है उत्पाद हमारा। ठीक है। दूसरा आता है एमपीपी। तो इनपुट हम बढ़ाते हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि इसकी परिभाषा क्या थी, पहले 2 इनपुट के रूप में हम
एक इनपुट काम में ले रहे थे उर्वरक और उसकी 2 डोज काम में ले रहे थे। अब उसी के अंदर हमने 1 यूनिट और बढ़ा दी, यानी कि 3 यूनिट कर दी हमने फर्टिलाइजर की, तो वो उसके दौरान जो उत्पाद में परिवर्तन आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एमपीपी कहते हैं। तो एमपीपी जो होता है वो क्या होता है, हमने जैसे जैसे इनपुट बढ़ाया तो हमारा जो एमपीपी था, जिसको हम सीमांत उत्पाद, भौतिक उत्पाद के नाम से जानते हैं, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तो किस बिंदु तक बढ़ता है, ए बिंदु तक बढ़ता है, जिसको हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट नाम दिया था। और जो एमपीपी जो होता है वो ए बिंदु पर सर्वाधिक होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। बिंदु ए पर एमपीपी का मान सर्वाधिक होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे बात यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट, ये जो आपको फर्स्ट वाला जो दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा ग्राफ होता है, इस ग्राफ को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो जोन होता है वो फर्स्ट जोन कहलाता है, दूसरा सेकंड जोन और तीसरा थर्ड जोन कहलाते हैं। इनके नाम भी होते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले इसको समझने के लिए आसान भाषा में ऐसे समझ लिए, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन और थर्ड जोन। फर्स्ट जोन में जो होता है वो, और इसके अंदर और क्या क्या घटना होती है, जो हमारा फर्स्ट जोन जो होता है, फर्स्ट जोन की पहली घटना तो ये वाली मैंने बता दी, ठीक है। सेकंड जो घटना होती है फर्स्ट जोन के अंदर वो क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, तो जैसे जैसे एमपीपी का मान बढ़ता है, जैसे जैसे एमपीपी का मान बढ़ता है, ये देखिए इधर जैसे जैसे क्या हो रहा है, एमपीपी का मान बढ़ रहा है। ये जो ब्लैक ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, एमपीपी की है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे एमपीपी का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता है, एपीपी का मान भी बढ़ता है। तो फर्स्ट जोन में क्या होता है, एमपीपी का मान बढ़ने पर क्या होता है, एपीपी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, एमपीपी का मान बढ़ने पर क्या होता है, एपीपी का मान भी बढ़ता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी फर्स्ट जोन की बात कर रहे हैं। अब और फर्स्ट जोन की और यदि हमें ध्यान रखें तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जोन की यदि और हम बात करें तो फर्स्ट जोन हमारे कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। लेकिन हमारा जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वो कहाँ तक था, बीच तक था। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद में, अब हम बात करते हैं, ये तो हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद की यदि हम बात करें, उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में क्या होता है, ये जो लाइन थी ये किसको दर्शा रही थी, टीपीपी को। तो ये हो जाएगा हमारे टीपीपी जो होता है, इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद टीपीपी जो होता है वो घटती दर से बढ़ता है। जो हमारा कुल उत्पाद होता है वो बढ़ता तो है, लेकिन किस दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है। यानी कि जब हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद में उसमें हम इनपुट की मात्रा और बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए पहले हम 3 इनपुट काम में ले रहे थे, अब हम जब इनपुट की संख्या को 4 कर देंगे तो जो उत्पादन होगा, वो उत्पादन जो हमें प्राप्त होगा, वो हमें जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर जो उत्पादन प्राप्त हो रहा था उससे थोड़ा अधिक, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा कम मात्रा में प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घटती दर से बढ़ता है टीपीपी, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसी के बाद में क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद में जो हमारा एमपीपी होता है, एमपीपी का मान क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद में एमपीपी का मान कम हो जाता है। एमपीपी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था और ये हमारा एमपीपी था, इस बिंदु पर सर्वाधिक था। जैसे जैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद में क्या होता गया, जैसे जैसे हमारा टीपीपी क्या होता गया, बढ़ता गया, लेकिन किस दर से बढ़ा था, घटती दर से बढ़ा था। तो उसी दौरान क्या होता है, एमपीपी का मान क्या होने लग गया था, कम होने लग गया। तो एमपीपी का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कितना कम होता है वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जो कम जरूर होने लग जाता है, ये याद रखिएगा। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा जो यहाँ पर बता रहा हूँ, इन्हीं में से प्रश्न आते हैं कि किस बिंदु पर क्या घटना होती है। आपको सीधा दे दिया जाएगा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद में टीपीपी जो होता है वो किस दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता है, किस कंडीशन में बढ़ता है, तो कंडीशन हमें ध्यान रखनी, ठीक है ना। ये आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कीजिए, और या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा जो सेकंड जोन है, सेकंड जोन की हम बात करते हैं। सेकंड जोन भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जोन की सारी जो परीक्षा के अंदर जो पूछे जाने वाली बातें थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर आपको बता दी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड जोन की। ये जो आपको सेकंड जोन दिखाई दे रहा है इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड जोन की बात करें तो जो सेकंड जोन जो होता है उसके अंदर कौन सा बिंदु आता है, डी बिंदु आता है। कौन सा बिंदु आता है,
डी बिंदु आता है। तो सेकंड जोन में जो बिंदु आता है उस बिंदु का क्या नाम हो जाएगा, बिंदु डी हो जाएगा। अब हम डी बिंदु की बात करते हैं। तो डी बिंदु की यदि हम बात करें तो इस पर आपको ध्यान से देखिए, इस बिंदु के ऊपर आपको दो लाइनें क्रॉस होती दिखाई दे रही होगी, एक तो एमपीपी की और एक दिखाई दे रही है आपको एपीपी की। तो जहां पर दो बिंदु क्रॉस होते हैं वहां की जो पोजीशन होती है वो इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है। तो ऐसा कहते हैं जो डी बिंदु जो होता है इसके ऊपर एमपीपी बराबर एपीपी होता है, ठीक है ना। तो एमपीपी और एपीपी का मान कब बराबर होगा, तो वो किस बिंदु पर होगा, डी बिंदु पर होगा, ये याद रखिएगा। तो प्रश्न आता है कि डी बिंदु पर होता है एमपीपी बराबर एपीपी, एपीपी का मान अधिक होता है एमपीपी से, एमपीपी का मान कम होता है एपीपी से। तो वो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डी बिंदु पर क्या होगा, एमपीपी और एपीपी दोनों हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। एमपीपी और एपीपी दोनों हमेशा बराबर रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये जो डी बिंदु होता है, लेकिन इसमें याद रखिएगा, इसमें एपीपी जो होता है वो डी बिंदु पर सर्वाधिक होता है, डी बिंदु पर सर्वाधिक, डी बिंदु पर ये क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। डी बिंदु की बात करें तो डी बिंदु से दो चीजें याद रखनी है। पहला तो हो जाएगा इस पर एपीपी और एमपीपी का मान बराबर होता है, लेकिन बिंदु डी पर ही क्या होता है, जो एपीपी होता है उसका मान सर्वाधिक होता है। अब इसको देखिए ध्यान से, हमारा जो एपीपी था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जीरो से स्टार्ट हुआ था, और जीरो से जैसे जैसे स्टार्ट होता गया वो डी बिंदु पर आकर मिला। उसके बाद में ये जो लाइन थी वो ना तो ऊपर गई, ऊपर जाने की बजाय ये क्या होती गई, नीचे धीरे धीरे इस तरह से झुकती चली गई। तो धीरे धीरे झुकती चली गई तो डी बिंदु क्या होता है, इसका पीक पॉइंट होता है जहां पर एपीपी का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो सेकंड जोन में हमें दो बिंदु याद रखना है, एमपीपी जो होता है वो एपीपी के बराबर होता है, और इसमें डी बिंदु पर सर्वाधिक होता है एपीपी का मान, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के अलावा हम बात करें सेकंड जोन में, और हमें क्या याद रखना है, सेकंड जोन में हमें याद रखना है जो हमारा कुल उत्पादन होता है, जो हमारा टोटल उत्पाद था वो क्या होता है, इसमें टोटल उत्पाद जो होता है जिसको हम टीपीपी कहते हैं, टीपीपी जो होता है, आप देखिए ये हमारा सेकंड जोन है। सेकंड जोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो इसमें जो हमारा जो ये कुल उत्पाद होता है वो बढ़ता तो है, लेकिन किस दर से बढ़ता है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकंड जोन होता है इसमें टीपीपी जो होता है वह घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो सेकंड जोन होता है उसके अंदर जो टीपीपी का जो मान होता है वो कैसे बढ़ता है, तो घटती दर से बढ़ता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इसके सेकंड जोन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर इसको उतारना चाहते हो तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम बात करते हैं थर्ड जोन की, किसकी की बात करते हैं, थर्ड जोन की। थर्ड जोन में क्या क्या हमारे घटना होती है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड जोन की। थर्ड जोन की बात करें यहां पर, तो थर्ड जोन को ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, टीपीपी की बात करते हैं। थर्ड जोन में हम टीपीपी की बात करते हैं, थर्ड जोन में हम टीपीपी की बात करें यहां पर साथियों, तो जो थर्ड जोन में जो टीपीपी होता है इसके अंदर क्या परिवर्तन होता है, तो इसके अंदर जो परिवर्तन क्या होता है तो वो याद रखिएगा। इसके अंदर जो इसका जो टीपीपी का जो मान होता है, यानी कि कुल उत्पाद जो होता है वो क्या होने लगता है, घटने लगता है। ये देखिए आप, ये हमारा बी बिंदु है, ठीक है ना, ये हमारा बी बिंदु है, और बी बिंदु के बाद में क्या हो गया, टीपीपी का मान निरंतर लगातार क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो इसमें जो टीपीपी का जो मान घटता है वो किस क्रम में घटता है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो टीपीपी जो होता है वो क्या होता है, घटती दर से घटता है। जो इसमें टीपीपी का जो मान होता है वो क्या होता है, घटते क्रम या फिर घटते दर से घटता है, ये हमें ध्यान रखना है टीपीपी का। तो अब इससे प्रश्न आता है कि जो टीपीपी जो होता है इसका मान सर्वाधिक किस बिंदु पर होता है, टीपीपी का मान सर्वाधिक किस बिंदु पर होता है, तो वो याद रखिएगा, टीपीपी का जो मान होता है वो बी बिंदु पर सर्वाधिक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये दिखाई दे रहा है आपको,
पी जो था वो हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ए बिंदु आया, फिर सी बिंदु आया, फिर क्या है बी बिंदु। तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये आपको सबसे ऊंची कहाँ पर दिखाई दे रही है, बी बिंदु पर दिखाई दे रही है। तो बी बिंदु पर जो होता है वो हमारा टीपीपी का मान सर्वाधिक होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। इसके अतिरिक्त और यदि हम बात करें टीपी जो थर्ड जोन होता है इसमें और हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें ये हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे टीपीपी का मान घटने लगता है वैसे वैसे एमपीपी का मान भी क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो जैसे जैसे टीपीपी का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है, वैसे वैसे एमपीपी जो होता है एमपीपी का मान भी घटने लगता है। एमपीपी का मान भी क्या होने लगता है, घटने लगता है। जैसे जैसे टीपीपी का मान होता है कम होने लगता है वैसे वैसे एमपीपी का मान भी घटने लगता है। तो ये जो एमपीपी का जो मान होता है वो घटते घटते कहाँ तक चला जाता है, तो नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है या फिर ऋणात्मक में चला जाता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ये हमारा बी बिंदु है तो यहाँ पर यहाँ से लेकर ये पूरी लाइन किस बिंदु की है, बी बिंदु की है। तो टीपीपी जो था वो बी बिंदु पर सर्वाधिक था। जैसे जैसे टीपीपी का मान कम होता गया वैसे वैसे क्या होता गया, जो हमारा एमपीपी था वो भी क्या होता चला गया, नीचे चला गया। तो वो किस में चला गया, माइनस में चला गया। तो ये याद रखिएगा। तो प्रश्न आता है कि बी बिंदु पर, जैसे ही बी बिंदु पर एमपीपी का मान आता है उसके बाद में उसमें क्या परिवर्तन होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, दोनों होते हैं या फिर अप्रभावित रहता है। तो क्या होता है उसमें जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक में चला जाता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या आता है इस डी बिंदु से दो प्रश्न और बनते हैं जो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये जो बिंदु डी होता है, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम डी बिंदु से जो भी एक और प्रश्न बनता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको फटाफट से उतारिए। इसी के साथ में हमारे बी बिंदु से संबंधित जो 3 प्रश्न थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम इसके अंदर अगला देखते हैं डी बिंदु से, बिंदु डी में क्या होता है, ठीक है ना। बिंदु डी से मैंने आपको 2 प्रश्न बताए थे। इसमें पहला तो क्या होता है, इसमें एमपीपी और एपीपी का मान बराबर होता है और पूछा जाए कि एमपीपी का मान सर्वाधिक किस पर होता है, तो ए बिंदु पर होता है, और एपीपी का मान जो सर्वाधिक होता है वो किस बिंदु पर होता है, डी बिंदु पर होता है। लेकिन और इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें याद रखिएगा एमपीपी का मान कम होने पर, इधर देखिए एमपीपी का मान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है यहाँ पर। तो एपीपी का मान भी क्या होता है, कम होता जाता है। डी बिंदु पर ध्यान रखिएगा, या डी बिंदु था, इसके बाद में दोनों में क्या परिवर्तन होता है वो हमें देखना है। तो एमपीपी का जो मान था वो क्या होने लगातार कम होता जा रहा है। तो उसी के साथ में जो एपीपी जो था हमारा उसका मान भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है ना। एपीपी का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं होगा, कभी ऋणात्मक नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्रश्न आता है कि एपीपी जो होता है उसका मान हो सकता है हमेशा के लिए ऋणात्मक हो सकता है, हमेशा के लिए सकारात्मक ले सकता है, कि दोनों हो सकते हैं या फिर अप्रभावित रहता है। तो याद रखिएगा एपीपी का जो मान रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं होगा। यानी कि इसी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में हमारे ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है इससे संबंधित जो भी तथ्यात्मक जो जानकारी थी वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। सारे के सारे बिंदुओं के बारे में मैंने बता दिया कि किस बिंदु पर क्या होता है, कब मान अधिक होगा, कब मान कम होगा, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर बता दिया। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और अन्य जानकारी आती हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर देखते हैं ये जो मैंने नाम बताए ना आपको, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन और थर्ड जोन, इनके नाम क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। इसको ए पर तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो फर्स्ट जोन जो होता है, फर्स्ट जोन को हम किस नाम से जानते हैं, तो फर्स्ट जोन जो होता है इसको हम इररेगुलर,
इरेशनल जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम इरेशनल जोन के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में तर्कहीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तर्कहीन के नाम से जानते हैं। अब ये जो उत्पत्ति का जो नियम होता है ये कितने 3 प्रकार का होता है। ये हालांकि ये प्रकार हमें पहले भी पढ़ने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता इसलिए नहीं बताया था। ये जो उत्पत्ति का जो नियम होता है वो 3 प्रकार का होता है, और वो जो 3 प्रकार होते हैं वो अब यहाँ पर हमारे काम आएंगे। जो हमारा जो तर्कहीन जो क्षेत्र होता है, इस तर्कहीन क्षेत्र को या फिर फर्स्ट जोन जो होता है इसको हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। जो हमारा फर्स्ट जोन जो होता है इसको हम किस नियम के नाम से जानते हैं? तो इसको हम उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अब हो सकता है कि एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाए कि वृद्धि उत्पत्ति नियम के बारे में बताइए, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट जोन से संबंधित जितनी भी जानकारी बताई थी वो सारी की सारी जानकारी आपको इस नियम के अंदर बतानी है। ठीक है ना। जो मैंने आपको फर्स्ट बार में बताया था इन्फ्लेशन पॉइंट में क्या परिवर्तन होता है, क्या चीज़ होती है, और जो हमारा सी बिंदु होता है या फिर जो डी बिंदु होता है उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है, वो सारी की सारी जो मैंने बात बताई थी वो सारी की सारी हमारे किसके अंदर आ जाएगा? उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंदर आ जाएगा। ये हमें ध्यान रखना। ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात करते हैं सेकंड जोन की। जो हमारा सेकंड नंबर का जो जोन था हमारा, इस जोन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस जोन का अंदर जो नियम आता है इसके अंदर जो नियम आता है वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो नियम आता है वो आता है सम क्षमता का नियम। सम क्षमता का नियम इसके अंदर आता है, सम क्षमता नियम। ठीक है ना, ये याद रखना है। सम समता के नियम को इस नाम से हम जानते हैं, ये आता है। और जो सेकंड जोन जो होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो तर्क क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि रेशनल जोन के नाम से इसको हम जानते हैं, ये याद रखिएगा। थर्ड नंबर का जो जोन आता है, थर्ड नंबर का जोन, इसके अंदर जो नियम आता है वो कौन सा नियम आता है? तो थर्ड नंबर का जो जोन होता है इसके अंदर जो नियम आता है वो याद रखिएगा। इसके अंदर नियम आता है हमारे उत्पत्ति ह्रासमान नियम। कौन सा नियम आता है? उत्पत्ति ह्रासमान का जो नियम होता है वो किसके अंदर आता है? तो थर्ड जोन के अंदर आता है। उत्पत्ति ह्रासमान का जो नियम होता है वो क्या बताता है कि इसके अंदर हम कितना ही इनपुट डाल दें तो उससे अल्टीमेटली हमें नुकसान ही होगा। वो जो नियम बताता है वो कौन सा नियम बताता है? वो उत्पत्ति ह्रासमान का नियम बताता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति का जो नियम होता है वो क्या बताता है, उससे जुड़ी हुई जो भी तथ्यात्मक जानकारी है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, और ग्राफ भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर उतारना चाहते हो तो फटाफट से इसको उतारिए। फिर हम इसके अंदर कुछ और दूसरे टर्म आते हैं, उन टर्म के बारे में देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक शब्द आता है ईपी। जो हमारा एक ग्राफ होता है इसके अंदर एक शब्द आता है ईपी, जिसको हम इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम ठीक है ना, उत्पादन फलन की लोच के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है। अब इसकी सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी इनपुट में परिवर्तन करने पर
आउटपुट में होने वाला परिवर्तन। जैसे ही हमने इनपुट में कोई परिवर्तन किया तो उसके दौरान जो आउटपुट में होने वाला परिवर्तन, आउटपुट में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारे ईपी कहलाता है। क्या कहलाता है? ईपी कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट जोन जो होता है, सेकंड जोन और थर्ड जोन, इसके अंदर ईपी का अलग अलग मान होता है। यानी कि अल्टीमेटली हमने क्या किया, तीनों के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट में परिवर्तन किया था और उसके दौरान तीनों क्षेत्र के अंदर आउटपुट में परिवर्तन हुआ था। जैसे हम बात करते हैं, पहला जो हमारा जोन था इसके अंदर हमने सीमित मात्रा में इनपुट दिया था, लेकिन उससे जो हमें उत्पादन प्राप्त हुआ था वो बहुत ही बड़े क्षेत्र में या फिर बहुत ही बड़े अमाउंट में हमें उत्पादन प्राप्त हुआ था, जिसको हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट के नाम से संबोधित किया था। तो जब हमने फर्स्ट जोन की बात की तो इसमें ईपी का मान क्या होगा। सेकंड की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, हमने थोड़ा और इनपुट की मात्रा को बढ़ाया, लेकिन इसके दौरान जो उत्पादन हमको प्राप्त हुआ वो घटते दर से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, घटती दर से प्राप्त हुआ था। तो इसके दौरान जो ईपी का मान होता है वो क्या होगा सेकंड जोन में। और इसी प्रकार थर्ड जोन में हमने क्या किया, यहाँ तक हमने थर्ड जोन में इनपुट की मात्रा को इतना बढ़ा दिया, लेकिन हमें अल्टीमेटली जो उत्पादन जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, कुल उत्पादन कम प्राप्त हो रहा था। तो इसके लिए ईपी का मान क्या होता है वो हमें जानना है यहाँ पर। तो जो ईपी का जो मान होता है वो यदि हम बात करें तो ईपी का जो मान जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बिंदु पर, डी की बात करें, बिंदु डी की, बिंदु डी की यदि हम बात करें तो बिंदु डी पर क्या होता है, हमारे एमपीपी बराबर क्या होता है, एपीपी। बिंदु डी पर जो मान जो होता है वो क्या होता है, एमपीपी बराबर क्या होता है, एपीपी होता है। तो बिंदु डी पर ईपी का मान क्या होगा, तो बिंदु डी पर जो होगा वो ईपी बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ये हमें ध्यान रखना। एमपीपी बराबर एपीपी, तो उसमें ईपी का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये हमें ध्यान रखना। अगर ऐसी दशा है तो ऐसी दशा में क्या प्राप्त होगा, हमें ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब एमपी व एपी का मान बराबर है तो इसमें क्या रहेगा, ऐसी अगर दशा है हमारे उत्पादन के दौरान तो इसमें क्या होता है, ना ही लाभ होगा ना ही हानि। अगर ईपी का मान 1 होता है तो प्रश्न आ जाएगा कि ईपी का मान 1 होने पर क्या स्थिति होगी, ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगी। तो हम कह सकते हैं उत्पादन जो होगा वो कैसा रहेगा, उत्पादन जो होगा वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। उत्पादन जो होगा वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। यानी कि एक जैसा बना रहेगा, नियत बना रहेगा, जिसके अंदर हमें ना ही अधिक इनपुट डालने की आवश्यकता है, और अगर हम इनपुट कम डालेंगे तो उत्पादन जो होगा वो भी हमें लगभग इनपुट के समान ही प्राप्त होगा। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जब बिंदु डी की बात करें तो बिंदु डी पर ईपी का मान क्या होता है, 1 होता है। उसमें क्या होता है, उत्पादन का जो मान रहता है वो क्या बना रहता है, स्थिर बना रहता है, यानी कि नियत बना रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर कौन सी दशा अपनाई जाती है। तो भारत के अंदर ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर जो है वो ये वाली दशा अपनाई जाती है। भारत में अपनाते हैं, भारत में हम अपनाते हैं। यानी कि भारत के जो किसान जो लोग होते हैं उनके अंदर जो उत्पादन उनको जो मिलता है वो कैसा उत्पादन प्राप्त होता है, स्थिर वाला जो उत्पादन होता है वो प्राप्त होता है। यानी कि उनके लिए जो ईपी का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि इसको उतारना चाहते हैं तो उतारिए, फिर हम ईपी से संबंधित जो और अन्य जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जब ये जो हमारा एमपीपी जो होता है, जब एमपी का मान अधिक हो एपी से, जब हमारा एमपी का मान अधिक हो, यानी कि जो हमारा ये वाली जो दशा थी, ध्यान से सुनिएगा, एमपी का मान क्या हो, एपी से अधिक। तो अब एमपी का मान अधिक कहाँ पर है, जो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इस पर हमारा जो एमपी का मान है वो क्या है, अधिक है। किससे, एपी से। जैसे हम बात करें इसको, इस लाइन को हम यहाँ से मिलाते हैं, इस वाले पॉइंट से तुलना करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एपी की लाइन है, एपी की लाइन नीचे की तरफ है और
एमपी की जो लाइन है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो जब ऐसी दशा बनी रहेगी तब ऐसी कंडीशन में जो हमारा ईपी का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, तो इस दशा में जो एमपी का मान रहेगा वो क्या रहेगा, 1 से ज़्यादा रहेगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 से ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या रहेगा, ईपी का मान 1 से ज़्यादा रहेगा, यानी कि अगर ऐसी दशा है तो ऐसी दशा में हमें क्या होगा, ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ऐसी दशा में हमें क्या प्राप्त होगा, ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है कि जब एमपी का मान एपी के मान से अधिक है तो क्या होगा, ईपी का मान 1 होगा और उस दशा में हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ होगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे हम बात करें, इसको हम उल्टा कर देते हैं, एपी का मान अधिक है एमपी से। इधर देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, डी बिंदु पर देखिएगा, डी बिंदु पर क्या था हमारा, डी बिंदु पर क्या था हमारा, धीरे धीरे क्या हो रहा था, एपी यहाँ पर अधिक है और एमपी का मान क्या होता चला गया, यहाँ पर कम होता चला गया। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये इसका मान जा रहा था, लेकिन ये जो लाइन थी एमपी की, ये और बिल्कुल नीचे की तरफ चली गई, यानी कि इसके अंदर उत्पादन कम हो रहा है। तो जब एपी का मान अधिक हो एमपी से, तो उस दशा में जो हमारा जो मान होगा वो क्या होगा, एमपी का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा। क्या होगा, 1 से कम होगा। जब एपी का मान अधिक हो एमपी से, तब क्या होगा, हमारा जो ईपी का जो मान होगा, ईपी का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा। क्या होगा, 1 से कम होगा, ये हमें ध्यान रखना। अब ये जो 1 से जो कम होता है वो कितना होता है वो अभी हमें पता नहीं। 1 से वो 0 तक भी हो सकता है, लेकिन 0 से तो कम नहीं होगा, यानी कि माइनस में तो कभी नहीं जाएगा। अगर एपी अधिक है तो उसके लिए जो ईपी का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि वो कभी नेगेटिव तो नहीं रहेगा, हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा। और ये मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा एमपीपी जो होता है वो घटने पर एपीपी का मान भी घटने लगता है, लेकिन हमेशा क्या रहेगा, एपीपी का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि वो हमेशा कभी ऋणात्मक नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ईपी का जो मान होता है वो 1 से कम होता है। तो कितना हो सकता है इसमें, इस दशा में ईपी का जो मान होगा वो कितना हो सकता है, 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है इस दशा में। नेक्स्ट आता है, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर एमपीपी की, कि पर्टिकुलर एमपीपी में जो रहेगा हमारा ईपी का मान क्या रहेगा। पर्टिकुलर जो हमारा एमपीपी है इसके अंदर ईपी का मान क्या रहेगा, तो वो किस में चला जाएगा, 0 से कम में चला जाएगा, यानी कि निगेटिव में चला जाएगा। 0 से कम में चला जाएगा, यानी कि नेगेटिव में चला जाएगा। और इस दशा में हमें क्या होगी, हानि होगी। इस दशा में हमें क्या होगी, हानि होगी। तो ईपी से 4 प्रश्न बनते हैं कि ईपी का मान 1 से अधिक किस में होगा, फर्स्ट जोन में, ठीक है। उसके बाद में 1 से कम किस में होगा, सेकंड जोन में। कहाँ से, 0 से लेकर 1 के बीच में। और 0 से बिल्कुल ही कम किस जोन में हो जाएगा, थर्ड जोन में हो जाएगा, जिसमें एमपीपी का जो वैल्यू होगा वो किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। ये ईपी से संबंधित 4 प्रश्न बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और 2 प्रश्न बनते हैं कि किस दशा में अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो जब ईपी का मान 1 से अधिक होगा तो उसमें हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और भारत में कौन सी अवस्था अपनाई जाती है, तो जो ईपी का मान बराबर 1 होता है वो वाली दशा जो अपनाई जाती है वो कौन से में अपनाई जाती है, भारत के किसान लोग अपनाते हैं। और वो जो होता है डी बिंदु पर होता है, ये हमें ध्यान रखना। उम्मीद आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया हमारे। और इसी के साथ में हमारे जो उत्पत्ति का जो नियम होता है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। अब हम पूरा जितना भी अभी तक हमने देखा, जितना भी अभी तक हमने सारी की सारी बातें जो चर्चा की थी उनको हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। कि हो सकता है कि प्रश्न आ जाए कि उत्पत्ति का जो नियम होता है इसका तुलनात्मक विवरण कीजिए। उसके बारे में हम देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुलनात्मक विवरण जो हम करेंगे वो जितनी भी जानकारी हमने देखी उसका हम एक फॉर्मेट बना देंगे, जिसको सारा का सारा अभी तक जो हमने देखा वो आपका एक ही स्लाइड में रिवीजन हो जाएगा। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए। देखिए, अब हमने अभी तक जितना भी उत्पत्ति का नियम के बारे में पढ़ा है, जिसको हमने ग्राफ के माध्यम से भी समझा था, वो सारा का सारा फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है। इसको हम एक बार फटाफट से 2 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको भी जो डाउट रह गया है वो यहाँ पर
एक ही साथ में क्लियर हो जाए और सारी की सारी चीज़ आपको एक ही जगह लिखी हुई मिल जाए। तो हमें अल्टीमेटली हमने ग्राफ में जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी वो हमने 5 बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले हमने टीपी के बारे में देखा, फिर हमने एपीपी के, फिर एमपीपी और ईपी और एक फिर हमने नियम के बारे में देखा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टीपीपी जो होता है उसके अंदर फर्स्ट जोन में क्या होता है, सेकंड जोन में क्या होता है और थर्ड जोन में क्या होता है। तो फर्स्ट जोन में क्या होता है, जो टीपीपी का जब मान होता है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक तो क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन किस दर से बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है। फिर वो घटती दर से फिर क्या होने लगता है, घटने लग जाता है। और उसी में क्या होता है, फर्स्ट जोन में एमपीपी का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर जैसे ही सेकंड जोन आता है, सेकंड जोन में टीपीपी में क्या परिवर्तन होता है, तो उसमें जो उसका मान जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन किस दर से बढ़ता है, घटती दर से उसका मान बढ़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। और नंबर थर्ड जोन में क्या हो जाएगा, घटती दर से घटने लगता है मान। इसी प्रकार हम बात करते हैं एपीपी का, जिसको हम एवरेज या जिसको हम औसत उत्पाद के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो जो हमारा एपीपी होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, पर उसका जो मान होता है वो क्या होता है, एमपीपी से कम होता है। अब कैसा होता है, ये हमारा ग्राफ था, ठीक है ना। तो ये जो हमारा था वो क्या था, एपीपी था, ये हमारा एपीपी था। और ये जो इस प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा था, और वो ये जो था हमारा एमपीपी था, क्या था, एमपीपी था। तो इस प्रकार से देखिए, ये हमारा यहाँ तक फर्स्ट जोन था, ये हमारा क्या था, इसमें सेकंड जोन था। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, एपीपी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट जोन के अंदर क्या हो रहा है, एपीपी तो होता है, क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। एपीपी जो होता है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एमपीपी से कम बढ़ रहा है, क्योंकि एमपीपी का मान जो है वो जो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहाँ पर सर्वाधिक है। तो एपीपी का मान बढ़ता तो है, लेकिन एमपीपी से क्या होता है, कम होता है। ये फर्स्ट जोन में होता है। सेकंड जोन में क्या होता है, जो एपीपी होता है वो क्या होने लगता है, घटता है पर एमपीपी से कम। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा सेकंड जोन है। सेकंड जोन में क्या हो रहा है, जो हमारा एपीपी है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। ये एपीपी कम हो रहा है, लेकिन एमपीपी से कम हो रहा है, क्योंकि एमपीपी तो क्या है, बिल्कुल ही नेगेटिव में चला गया है, लेकिन एपीपी जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो घटता है पर एमपीपी से कम घटता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में क्या होता है, थर्ड जोन में क्या होता है, एपीपी में क्या होता है, तो कम, लेकिन हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। जो इसका जो उत्पाद प्राप्त होता है वो लास्ट वाले जोन में कम उत्पाद प्राप्त होता है, लेकिन हमेशा क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। यानी कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है उतना लगभग उसके बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कोई ना कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है, या फिर हमको प्रॉफिट हो जाता है। ये होता है हमारे एपीपी। थर्ड की बात करें तो एमपीपी क्या होता है, इसके अंदर बढ़ता है, किस दर से बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर क्या होने लगता है, घटता है। जैसे हम बात करें, ये हमारा फर्स्ट जोन था, इसमें क्या हो रहा है, एमपीपी जो था, ये हमारा एमपीपी इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक तो बढ़ा, लेकिन उसके बाद में सेकंड जोन हमारी यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जो बचा हुआ जो ये भाग था, इसमें क्या होने लगता है, वो घटने लगता है। तो इसी यही बता रहे हैं कि बढ़ता है बढ़ती दर से, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी प्रकार हम सेकंड जोन की बात करें तो सेकंड जोन में क्या होता है, ये सेकंड जोन में क्या होता है, इसके अंदर तो घटता है, पर एपीपी का मान इसमें क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अब सेकंड जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसमें पूरे में क्या परिवर्तन हो रहा था, एमपीपी में पूरा एमपीपी जो हो रहा है वो जब बिंदु बी आता है वहाँ तक बिल्कुल ही कम हो जाता है, लेकिन उसी दौरान क्या होता है, एपी का मान उससे ज़्यादा होता है। तो यही बता रहा है कि घटता है, पर उसमें एपीपी का मान क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ये याद रखिएगा। और थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड जोन की बात करें, तो एमपीपी जो होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही नेगेटिव में चला जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव में ये चला जाता है। इसी प्रकार हम बात करें ईपी का मान, हमने देखा था ईपी का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 से क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादा होता है। तो इस दौरान क्या होता है, हमें लाभ प्राप्त होता है, और 0 से 1 तक रहेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड जोन हो जाएगा। अगर डीपर जो ईपी का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और भारत के अंदर जो स्थिति होती है वो कौन सी होती है, यही स्थिति कृषक के द्वारा अपनाई जाती है। और थर्ड जोन में क्या होगा, इसका मान बिल्कुल ही नेगेटिव में चला जाएगा, जो पर्टिकुलर किसके लिए होता है, एमपीपी के लिए होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें नियम की बात करें तो कौन सा नियम काम करता है यहाँ पर, इसमें उत्पत्ति वृद्धि का नियम, यानी कि इसके अंदर कुछ इनपुट डालने पर क्या हो जाता है, अचानक से हमारा उत्पादन बढ़ जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरा आता है उत्पत्ति स्थिर नियम, जिसको हम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल के नाम से जानते हैं। इस नियम में क्या होता है कि इस नियम में जो वैल्यू जो होता है प्रोडक्ट की वो नियत बनी रहती है, यानी कि कुछ मात्रा में ही बढ़ता है, इसीलिए इसको नियत वाली दशा के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो होता है उत्पत्ति ह्रास नियम, यानी कि इसके अंदर हम चाहे 10 इनपुट लगा देंगे, लेकिन उसके बाद भी हमें जो उत्पादन प्राप्त होगा वो कम प्राप्त होगा, जितना हमने इन्वेस्ट किया
से जो हमें प्रॉफिट होगा वो कम प्राप्त होगा। तो इसी को कहा जाता है उत्पत्ति ह्रास का नियम के नाम से जानता है। इसी के साथ में हमारा जो पहला जो सिद्धांत होता है, पहला जो नियम होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ में आपके सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं किसी और नियम के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।